Alright guys, now let's start with the unit 4 that is a transport layer. अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 काफी अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं. अब हम लोग यूनिट 4 यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर को स्टार्ट करने वाले हैं. These are all the topics that we will be going through. हम लोग हर एक टॉपिक को काफी अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स हम लोगों ने तुम लोगों के लिए यहाँ पे बना रखे हैं. उसके थ्रू वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड काफी अच्छे डायग्राम्स भी है सो दैट यू कैन विजुअली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक. एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल बी प्रैक्टिसिंग द पास्ट 4-5 years की PYQ पेपर्स एज वेल सो दैट तुम लोगों को समझ आ जाए कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस स्पेसिफिक यूनिट से रिलेटेड हमें पूछे जा चुके हैं. ओके, along with the PYQ papers we will be discussing some extra concepts related to this unit as well. Okay, so now let's start with the very first topic that is a transport service and protocol elements. सबसे पहले what is the transport service? While the network layer handles node-to-node, that is your host-to-host delivery, the transport layer handles the process-to-process delivery. पिछला हमारा जो यूनिट था that was about a network layer. नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने देखा था कि वो node-to-node जो है या host-to-host जो है उस डिलीवरी को हैंडल करता है. कि एक होस्ट होगा, ठीक है, एक सोर्स होस्ट होगा, एक हमारा डेस्टिनेशन होस्ट होगा. ओके, उसके बीच में जितने भी राउटर्स है वो सारी डेटा पैकेट्स को हैंडल करेंगे कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा जो डेटा पैकेट है वो नॉर्मली ट्रैवल हो जाए एंड एफिशिएंटली ट्रैवल हो जाए. बट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या हैंडल करेगा? इट विल हैंडल द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. Even if a packet correctly reaches your laptop via the IP address, the laptop runs multiple processes like your Chrome, your Spotify, your Zoom. The transport service uses port numbers. जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है वो पोर्ट नंबर्स को यूज करता है. एग्जाम्पल पोर्ट 80 for HTTP, port 443 for HTTPS to guarantee the incoming data is delivered to the correct application. अब ठीक है, हम लोगों का जो नेटवर्क लेयर था उसने एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक, जो डेस्टिनेशन लैपटॉप था, दैट मीन्स तुम्हारे फ्रेंड के लैपटॉप से तुम्हारे लैपटॉप तक डेटा तो सेंड कर दिया. बट अब तुम्हारे लैपटॉप में तुम डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर रहे थे. तुम व्हाट्सएप भी चला रहे थे, ठीक है, तुम क्रोम भी चला रहे थे, तुम सफारी भी चला रहे थे या फिर कोई गेम भी खेल रहे थे. डिफरेंट एप्लीकेशंस एक साथ रन कर रहे थे. अब ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल कि जो डेटा तुम्हारे पास आया है, जो नेटवर्क लेयर के थ्रू तुम्हारे पास डेटा रिसीव हुआ है, वो डेटा सही एप्लीकेशन के पास चले जाए. दैट मीन्स अगर व्हाट्सएप पे हाई आया था तो व्हाट्सएप पे ही हाई आए, ऐसा ना हो गेम में तुम्हें नोटिफिकेशन आ रही है हाई की, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो ये बेसिकली करता कैसे है? इट यूजेस पोर्ट नंबर्स, ठीक है. सो पोर्ट 80 हो गया HTTP रिक्वेस्ट के लिए, HTTP डेटा के लिए, एंड पोर्ट 443 हो गया फॉर HTTPS रिक्वेस्ट. What are the elements of transport protocols? अभी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स है या ये जिस बेसिस पे करेक्ट एप्लीकेशन की तरफ डेटा सेंड करता है उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होती है. एक्सप्लेन कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट. अब इसके की एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट होती है एड्रेसिंग यूजिंग पोर्ट्स एंड सॉकेट्स टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन. पोर्ट्स और सॉकेट्स के बेसिस पे ये एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करता है. कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, हैंडशेकिंग बिफोर सेंडिंग डेटा. सेंडिंग डेटा दैट मीन्स कि डेटा भेजने से पहले ये हैंडशेक इनेबल करता है. ओके, दिस इज द 3-way हैंडशेक जो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज योर कनेक्शन रिलीज, टीयरिंग डाउन द कनेक्शन क्लीनली. And flow and error control, ensuring data isn't lost or sent too fast. Okay, so basically 4 पैरामीटर्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखता है ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है. फर्स्ट इज योर एड्रेसिंग, जिसके बेसिस पे उसे एड्रेस पता चलता है कौन से एप्लीकेशन में डेटा सेंड करना है, जिसके बेसिस पे वो पोर्ट्स एंड सॉकेट्स को एनालाइज करके डेटा को सेंड करता है करेक्ट एप्लीकेशन की तरफ. कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, जैसे ही उसे एड्रेस पता चल जाता है उसके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है. देन जैसे ही डेटा सेंड हो जाता है तो वैसे ही वो कनेक्शन ब्रेक कर देता है उस एप्लीकेशन के साथ, सो दैट और कोई डेटा अगर हमारे पास आ रहा है तो वो करेक्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करा जा सके या सेंड किया जा सके. ओके, and throughout the process flow and error control, that means ensuring data isn't lost. ये पूरे प्रोसेस के थ्रू इंश्योर करता है कि हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं हो रहा हो, दैट मीन्स घूम नहीं रहा हो या फिर उसमें कुछ एरर नहीं आ रहे हो. कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट. अब कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट होती कैसे है, कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे होता है? इट यूजेस अ 3-way हैंडशेक प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट कंफ्यूजन फ्रॉम ओल्ड और डिलेड पैकेट्स. TCP uses a strict 3-way handshake to open a connection. Host A sends a SYN, that is your synchronized packet to initiate. Host B replies with a SYN plus ACK, that is your synchronized plus acknowledgement packet. Host A replies with acknowledgement packet. इसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है, हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट है या कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हो चुका है. होस्ट ए ने एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड किया, ठीक है, होस्ट ए ने बी को सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड किया. अब जैसे ही उसके पास रिसीव हो जाएगा हमारे होस्ट बी के पास, वो सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट वापस भेज देगा. एक्नॉलेजमेंट क्या मीन्स कि मुझे डेटा रिसीव हो चुका है, आई एम गेटिंग द डेटा, ठीक है, तो तुम आगे का डेटा मुझे सेंड कर सकते हो.
तो सिंक्रोनाइजेशन हुआ, देन इसने सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट वापस भेजा, देन होस्ट ए ने वापस एक्नॉलेजमेंट वापस होस्ट बी के पास भेज दिया. दिस इज द थ्री वे हैंडशेक बिकॉज यहाँ पे 3 बार डेटा ट्रैवल हो रहा है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम दैट यू नीड टू मेक फॉर इट. होस्ट ए, host B, this is the time, this is your synchronization plus acknowledgement, then your acknowledgement. Okay, so यहाँ पे send किया पहले synchronization को, then यहाँ पे receive किया synchronization को, and host B ने send किया वापस synchronization plus acknowledgement को. यहाँ पे फिर host A ने synchronization plus acknowledgement को receive किया है, then उसने acknowledgement वापस भेज दिया जो host B ने send किया था. Okay, so this is the three-way handshake protocol. अगर ये properly establish हो जाता है, properly follow हो जाता है, that means हम लोगों का यहाँ पे connection establish हो चुका है. Okay, this was the very first topic, that is your transport service and protocol elements. Let's move on to the second topic of our unit 4, that is a TCP and UDP. This is a very important concept. ठीक है, इससे हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Okay, so TCP, that is your transmission control protocol, and UDP, that is your user datagram protocol. The very first thing is TCP, Transmission Control Protocol, the solid pipe. Connection oriented, ये जो TCP होता है, that is your connection oriented type of protocol. It establishes a strict three-way handshake before sending data. अब TCP में हमेशा तुम लोग देखोगे कि three-way handshake protocol हमेशा फॉलो होता है. सबसे पहले three-way handshake किया जाता है, उसके बाद ही डेटा सेंड किया जाता है. थ्री-वे हैंडशेक से पता चल जाता है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है. Okay, successful connection established हो चुका है, and it is reliable. It guarantees every single packet arrives. If one is lost, it retransmits it. कोई भी एक डेटा पैकेट जो है अगर वो खो जाता है या वो लॉस्ट हो जाता है तो उसी डेटा पैकेट को वो रिट्रांसमिट कर देगा. It is an order type of protocol. It reassembles packets in the exact correct order. Let's say 1 2 3 4 5 में से 3 गुम गया तो 1 2 4 5 मिला, 3 गुम गया तो उसको रिट्रांसमिट कर दिया, एंड जब रिसीव हो रहा था उसने प्रॉपर ऑर्डर में 1 2 3 4 5 को लगाया, उसके बाद उस डेटा को कंबाइन किया. यूज केस कहाँ पे है? वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर. यू कैंट अफोर्ड अ मिसिंग पिक्सल इन द बैंक स्टेटमेंट. अब बैंक स्टेटमेंट अगर तुम्हारी है उसमें हम लोग कहीं पे भी डेटा मिस नहीं कर सकते. नहीं तो लेट्स से तुम्हारा अकाउंट बैलेंस वॉज 10 लाख, ठीक है, उसमें गलती से एक पिक्सल मिस हो गया या कुछ डेटा नहीं आया तो 10 लाख की जगह उसने 1 लाख दिखा दिया, तो नुकसान किसका है? तुम्हारा है, एंड वो भी 9 lakhs का डायरेक्ट. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा टू बी प्रॉपर्ली सेंट, डेटा टू बी प्रॉपर्ली फेच्ड फ्रॉम द सर्वर्स. ओके, एंड उस केस में तुम्हारा टीसीपी यूज किया जाता है. UDP, User Datagram Protocol, the scattered spray. It is connectionless. It just starts blasting data at the receiver immediately. जैसे ही इसके पास डेटा आएगा सेंडर के पास, ये एक साथ डेटा जो है वो ब्लास्ट करना चालू कर देगा on the receiver. It is unreliable, does not care if packets get lost, no retransmission. अगर पैकेट घूम रहे तो घूमने दो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज योर यूडीपी ओवर देयर. ओके, एंड अगर पैकेट घूम गया तो मैं उसे वापस भी नहीं भेजूंगा. दैट इज योर यूडीपी ओवर देयर. Fast होता है because there is no overhead of waiting for acknowledgements. It's incredibly fast. Use case, live video streaming, voice calls, multiplayer gaming. If a frame drops, it's better to skip it and then wait and cause lag. तुम लोग ये चाहते तो गेमिंग्स में देखोगे, ठीक है, या फिर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स में भी तुम देखोगे. जैसे कि अगर कोई यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कर रहा है, ठीक है, कोई भी लाइव स्ट्रीमर कर रहा है, या इफ आई स्टार्ट लाइव स्ट्रीम राइट नाउ, तो उसमें क्या होगा, अगर लेट से मेरे वाईफाई में कुछ लैग आ गया या कहीं पे सिग्नल नहीं पकड़ा तो तुम्हें बीच का 1-2 सेकंड का जो क्लिप है ना, जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, या 5-6 सेकंड की जो क्लिप है वो मिस हो जाएगी, बट उसके आगे का जो पार्ट है ना वो तुम्हें कंटिन्यूअसली सुनाई देता रहेगा, बिकॉज वो 5-6 सेकंड का लैग आया था. तो इसने क्या किया, यूडीपी ने क्या किया, वो 5-6 सेकंड वाली क्लिप छोड़ दी, या 5-6 सेकंड वाले जो पैकेट्स आए थे वो छोड़ दिए, एंड उसके बाद के जो पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं वो डायरेक्टली तुम्हें दिखाता जा रहा है, ठीक है. तो उसके बाद की वीडियो तुम्हें कंटिन्यूअसली दिख रही है. इट वोंट हैपन इन केस ऑफ यूडीपी कि उसने पहले वो 5-6 सेकंड की क्लिप फिर से फेच करने का ट्राई किया, उस 5-6 सेकंड की क्लिप को दिखाया, फिर उसके बाद वो आगे का चला रहा है. दिस इज नॉट समथिंग जो यूडीपी के अंदर होता है. नहीं तो इससे लैग बढ़ता जाएगा. अब लेट से आगे 5-6 सेकंड का और लैग आ गया तो टोटल 10 सेकंड की वीडियो का लैग आ रहा है. मैं यहाँ पे हाई बोल रहा हूँ, तुम्हें 10 सेकंड बाद हाई सुनाई दे रहा है. दैट इज समथिंग विच वी आर हैविंग, ठीक है. सो इसलिए यूडीपी क्या करता है, जहाँ पे 5-6 सेकंड का लैग आया, जहाँ पे पैकेट्स लॉस्ट हो रहे थे उसे छोड़ दो, उसके आगे के जो पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं उसको दिखाते जाओ. नेक्स्ट इज योर रेफरेंस डायग्राम. सो दिस इज योर टीसीपी, ठीक है. सेंडर है, तुम्हारा पाइप है जिसमें एक प्रॉपर ऑर्डर में तुम्हारा डेटा जो है वो रिसीवर के पास जा रहा है. कनेक्शन ओरिएंटेड एंड इट इज रिलायबल. इन केस ऑफ यूडीपी, सेंडर डायरेक्टली फाइल्स को सेंड करता जाता है एक के बाद एक के बाद एक, एंड इट इज कनेक्शनलेस एंड इट इज अनरिलायबल एंड यूर फास्ट. ओके, so this was your TCP and UDP over here. Next is your quality of service and traffic shipping. Okay, सबसे पहले is your QoS, that is your quality of service and its primary parameters. Quality of service is the ability of a network to provide better, prioritized service to a selected network traffic. Key parameters क्या है इसके? Reliability, how often are packets lost,
critical for banking and less critical for video. डीले, ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ योर क्यूओएस कि इनके बेसिस पे अगर इनको तुम रिजॉल्व कर दो, ठीक है, जैसे दैट मीन्स रिलायबिलिटी को बढ़ा दो या डीले को कम कर दो, जिटर को कम कर दो, तो उसकी बेसिस पे तुम्हारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, दैट मीन्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर इंटरनेट, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर नेटवर्क जो है वो चीज बढ़ जाएगी. ओके, delay or the latency is the time it takes a packet to travel from the source to the destination. एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक टाइम कितना टाइम लगता है एक पैकेट को ट्रैवल करने में, दैट इज योर डिले और लेटेंसी. जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा तुम्हारा बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस होगा या बेटर नेटवर्क की क्वालिटी होगी. Jitter, the variation in delay. If packets arrive at wildly uneven intervals, a video stream will stutter horribly. Smooth, consistent arrival is required for voice or video calls. That means कि 5 पैकेट्स अगर जाने थे, पहला पैकेट पहुंच गया तुम्हारा 10 सेकंड में, दूसरा पैकेट 10 सेकंड में पहुंच गया, तीसरा पैकेट 10 सेकंड में पहुंच गया, चौथा पैकेट अब जो तुम्हारा है वो 20 सेकंड में पहुंच रहा है, एंड पांचवा पैकेट जो है तुम्हारा वो 30 सेकंड में पहुंच रहा है. Something like that. So there is an uneven delay in between these packets. ठीक है, uneven time of arrival है इन पैकेट्स के बीच में. So that is what jitter is. Okay, and jitter जितना कम होगा उतना ज़्यादा better होगा. Bandwidth, the maximum rate of data transfer across a given path, like the width of a water pipe. This is your QoS का diagram. This is your bandwidth, the maximum rate of data that can be transferred across a network. It could be BPS, that is bits per second or bytes per second. ठीक है, MBPS, like water through a pipe. This is the bandwidth कि एक specific wire के through कितना amount of data एक बारी में travel किया जा सकता है. Higher bandwidth is equal to more data per second. Okay, this is your delay over here. Basically source है तुम्हारा, ठीक है, ये रिसीवर है, दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर, एंड ये डेटा तुम्हारा सेंड किया गया था. अब इसमें डिले आ गया 10 मिली सेकंड का कि ये 0 सेकंड पे सेंड किया गया था, तुम्हें 10 सेकंड बाद रिसीव हो रहा है, ये 12 सेकंड बाद रिसीव हो रहा है, ये 8 मिली सेकंड बाद रिसीव हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. तो इनके बीच में ना डिफरेंट पैकेट्स जो अराइव हो रहे हैं उनके बीच में जो अनइवन इंटरवल यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज योर जिटर ओवर हियर, दैट इज द डिले वेरिएशन. Okay, and your delay is time from source sending a packet to the destination receiving it. On the other hand, jitter is your variation in the time between different packets जो arrive करे उनके बीच में जो variation आ रहा है timing में, that is your jitter. Okay. Now let's move on to the next topic, that is your explain leaky bucket and token bucket algorithms. This is very important. Okay. Both the algorithms are used for traffic shaping, controlling the rate of data injected into the network to prevent congestion. ठीक है, ये लीकी बकेट एंड टोकन बकेट यूज किस लिए किए जाते हैं? टू प्रिवेंट कंजेशन. Leaky bucket algorithm, it is also known as the constant output algorithm. Imagine a physical bucket with a hole in the bottom. Data pours into the bucket at erratic, bursty rates, but the data leak out of the hole at a strictly constant uniform rate. If the bucket overflows, the arriving packets are thrown away. Purpose, smooth out busy traffic in a steady stream. I'll show you the diagram. This is your leaky bucket and token bucket का diagram over here. This is the exact same diagram that you can draw in your exams as well. तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा डेटा अगर एक साथ इस टोकन बकेट में, इस लीकी बकेट में फिल किया जा रहा है ना, एक साथ जैसे काफी पानी भर दिया इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा होल है, तो उसमें यूनिफॉर्मली ही डेटा निकलता रहेगा. ऐसा नहीं है अगर ज्यादा डेटा एक साथ आ रहा है तो बहुत सारा डेटा एक साथ निकल रहा है, नहीं. इसमें जस्ट इमेजिन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स एज डेटा ओवर हियर, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक साथ बर्स्ट किया जा रहा है. ठीक है, काफी ज्यादा ट्रैफिक है, दैट मीन्स काफी ज्यादा डेटा एक साथ इसमें फिल किया जा रहा है. तो यहाँ पे ये डेटा पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, बट निकलेगा इससे या सेंड होगा इससे डेटा एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म रेट पे ही. ओके, एंड अगर ये बकेट फिल हो जाती है उसके बाद भी डेटा हमारा इसमें पुट इन हो रहा होता है तो एक्सेस डेटा को हटा देता है. ओके, इरेगुलर इनपुट है, दैट मीन्स बहुत सारा डेटा एक साथ बर्स्ट किया जा रहा है, बट यहाँ पे जो होल है वो कांस्टेंट रेट को डिनोट करता है, एंड उसके बेसिस पे कांस्टेंट रेट ड्रिप्स, दैट मींस कांस्टेंट रेट पे ही डेटा जो है वो आगे मूव कर रहा होता है. एंड ये जो डेटा है जो यहाँ पे क्यू में लगा हुआ है, दैट मींस एक डेटा के बाद दूसरा डेटा, उसके बाद तीसरा डेटा जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे क्यू बफर भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर token bucket algorithm. It allows the burst. Imagine a bucket that slowly fills with tokens at a constant rate. To transmit a packet, the sender must grab a token from the bucket. If the bucket is full of tokens, the sender can transmit a massive burst of data all at once. Purpose, allows sudden burst of traffic, but still enforces an average rate limit over time. तो इसमें क्या होगा, बेसिकली यू अगेन हैविंग लॉट्स ऑफ डेटा ओवर हियर. ठीक है, अब सेंडर जो होगा ना उसको टोकन रिसीव करना पड़ेगा इस स्पेसिफिक बकेट में से. ठीक है, अब अगर यहाँ पे काफी ज्यादा टोकन्स एक साथ इकट्ठे हो जाते तो द सेंडर कैन रिसीव मल्टीपल टोकन्स एट वंस एज वेल. ठीक है, तो ये एक साथ बर्स्ट भी कर सकते हैं डेटा को, एक साथ बहुत ज्यादा डेटा को भी सेंड कर सकता है. In case of leaky bucket, वो हमेशा यूनिफॉर्म रेट पे रहेगा, बट इन दिस केस इट कैन सेंड द बर्स्ट डेटा एज वेल
but at a specific time it can reduce the workload or it can reduce the sending speed or the transfer speed and फिर वो यूनिफॉर्म रेट पे भी सेंड कर सकता है. ओके सो टोकन जनरेशन होगा यहाँ पे. दिस इज द पैकेट्स ग्रैबिंग द टोकन्स. जो पैकेट्स है वो हर एक टोकन को ग्रैब करते जाएंगे. बकेट कैपेसिटी होगी हमारी स्पेसिफिकली, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ टोकन्स यहाँ पे अवेलेबल होगी. देन जो आगे हमारा सेंडर होगा, ठीक है, या हमारा जो रिसीवर होगा, बेसिकली वो टोकन को ग्रैब करेगा, पैकेट जो है वो कंज्यूम कर लेगा उस टोकन को, एंड देन हमारा जो डेटा है वो बर्स्ट होकर भी आगे की तरफ सेंड हो सकता है. बर्स्ट आउटपुट इज अलाउड, साइज लिमिटेड बाय टोकन्स, ठीक है, जितने अमाउंट ऑफ टोकन्स है उसी के बेसिस पे यहाँ पे साइज लिमिट हो जाएगा एंड उसके हिसाब से आगे डेटा जो है वो बर्स्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो हर एक पैकेट जो है, हर एक डेटा पैकेट जो है वो बेसिकली क्या करेगा, इस टोकन बकेट में से टोकन को कलेक्ट करेगा. ये पैकेट एंड टोकन मर्ज हो जाएंगे. अब जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ टोकन यहाँ पे इकट्ठा हो रखे होंगे एंड जितना डेटा पैकेट आ रहा होगा, इन दोनों को मर्ज करके एक साथ डेटा आगे बर्स्ट किया जा सकता है. बट लेट से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे इसने कम टोकन अपने पास जनरेट कर रखे हैं, तो उस केस में कम अमाउंट ऑफ डेटा आगे सेंड होगा. दिस इज हाउ इट रेगुलेट्स एज वेल कि बहुत सारा डेटा एक साथ आगे ट्रैवल ना हो. Okay, so this was the entire unit 4. कोई भी doubt if you guys have, make sure to put it in the comments. These are all the topics जिसको हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से कवर किया. Now let's start with the PYQ papers as well, जिसमें हम लोग कुछ extra concepts को डिस्कस करेंगे and we'll be discussing कि किस टाइप से हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. Okay, so very first thing is your define segmentation at the transport layer. Segmentation is the process of dividing large application data into smaller units called segments. Large application data है, ठीक है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले यूनिट में भी डिस्कस किया था कि अगर लार्ज हमारे पास आईपी एड्रेसेस आते हैं उसको छोटे छोटे चंक्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे लार्ज एप्लीकेशन डेटा अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको स्मॉलर यूनिट्स में छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देंगे, जिनको हम यहाँ पे सेगमेंट्स बोलेंगे. ठीक है, ट्रांसमिशन से पहले हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे सो दैट प्रॉपर ट्रांसमिशन हो सके. Each segment contains sequence numbers and control the information for proper delivery and reassembly at the receiver side. Segmentation improves transmission efficiency, reliability, and error handling. TCP uses segmentation to ensure ordered and reliable communication between the source and the destination system. अब इसमें use कौन सा होता है protocol? That is your TCP over here. Okay, transmission control protocol. What is the port number? A port number is a logical numerical identifier used at the transport layer to identify specific application or processes running on a device. Port number होता क्या है? different applications को recognize करने का एक तरीका है. उनको एक नंबर दिया जाता है जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है अगर अच्छा HTTP की रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, या फिर Chrome जो है वो इस पोर्ट नंबर पे रन करे, WhatsApp जो है वो इस पोर्ट नंबर पे रन करे, something like that. It enables multiplexing and demultiplexing of data between multiple services on the same host. Port numbers range from 0 to 65535. Examples include HTTP पे पोर्ट 80 यूज किया जाता है, HTTPS में पोर्ट 443 यूज किया जाता है एंड FTP में पोर्ट 21 यूज किया जाता है. ओके, Part B, briefly describe leaky bucket and token bucket algorithms and their role in traffic management. इसमें you need to draw this diagram जो मैंने just अभी तुम लोगों को दिखाया. This diagram is something that you can draw over here. Leaky bucket algorithm transmits packets at a constant rate regardless of the bursty incoming traffic. ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो भी हम लोग एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म रेट पे ही डेटा को आगे ट्रैवल करवाएंगे या डेटा को आगे ट्रांसमिट करेंगे. पैकेट्स अराइव एट वेरिएबल रेट. बकेट स्टोर्स द पैकेट्स इन अ टेम्पररी मैनर. पैकेट्स लीव एट फिक्स्ड रेट एंड ओवरफ्लो पैकेट्स आर ड्रॉप्ड. एडवांटेजेस, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, reduces congestion and simple implementation. Disadvantages क्या है इसके? Bursty traffic discarded and less flexible. Token bucket algorithm. Token bucket algorithms allows burst traffic while controlling average transmission rate. Tokens are generated continuously and stored in a bucket. A packet can be transmitted only when enough tokens are available. ठीक है, so basically इसमें tokens जो है वो generate होके एक bucket में save कर लिए जाते हैं and उसके बाद जैसे ही तुम्हारे पास पैकेट्स आते हैं वो पैकेट्स उसी हिसाब से ट्रैवल होंगे जितने अमाउंट ऑफ टोकन्स तुम्हारे पास अवेलेबल है. अगर ज्यादा टोकन्स जनरेट हो रखे यू कैन बर्स्ट द data as well, yeah, you can burst the data packets forward as well. But अगर limited amount of tokens है, कुछ specific number of tokens है, तो उतने ही specific data packets तुम आगे send कर सकते हो. Okay? Working क्या है इसकी? Tokens generated periodically. Tokens are stored in a bucket and packet transmission consumes tokens. डिफरेंस इन लीकी बकेट या फिक्स्ड आउटपुट रेट होता है. टोकन बकेट में वेरिएबल आउटपुट रेट हो सकता है, कभी बर्स्ट हो सकता है, कभी स्मॉल डेटा भी ट्रांसफर किया जा सकता है. Okay, does not allow burst, it allows burst traffic and packets are discarded on the overflow. Tokens accumulate the overflow. ठीक है, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा आ गया तो बेसिकली वो टेम्परेरी मैनर में तुम्हारे डेटा पैकेट्स को होल्ड करके रखेगा एंड उसके बेसिस पे टोकन्स जो है वो असाइन कर दिए जाएंगे उस डेटा पैकेट को एंड वो आगे सेंड कर दिए जाएंगे. ओके, रोल इन ट्रैफिक मैनेजमेंट.
Rolling traffic management, it prevents the congestion, it controls the traffic flow, and it improves your QoS, that is your quality of service, and enhances bandwidth utilization. Okay. Next with your three-way handshake protocol in transport layer communication. Okay, that is your transport layer में किस हिसाब से three-way handshake protocol use किया जाता है. You can draw the diagram that I showed to you over here as well. This is the simplest diagram that you can draw. Okay. Apart from that, this is a diagram जिसमें तुम लोग यहाँ पे proper calculations के साथ भी चीजें use लिख रहे हो. So you can go ahead and draw this diagram as well. Otherwise, this diagram is also more than enough. It is fine. ठीक है अगर तुम लोग वो diagram भी बनाओगे तो. अब सबसे पहले तुम्हें थ्री वे हैंडशेक को एक्सप्लेन करना है. इट इज अ कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट टेक्निक इन टीसीपी where both the sender and the receiver synchronize their initial sequence numbers, that is your ISN, acknowledge each other and confirm that both are ready to communicate. Purpose क्या होता है इसका? Establish a reliable TCP connection, synchronize the sequence numbers, confirm both the parties are ready for the data transfer. Okay, steps क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले synchronize, then is your sync and ACK, that means synchronize plus acknowledgement. सर्वर के थ्रू क्लाइंट के पास वापस सेंड कर दी जाती है, सेंडर के थ्रू रिसीवर के पास वापस सेंड कर दी जाती है. देन एक्नॉलेजमेंट जो है वो वापस क्लाइंट जो है या तुम्हारा जो सेंडर है वो रिसीवर के पास भेज देता है. ओके, एग्जाम्पल भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, आईएसएन के थ्रू तुम शो कर सकते हो, नॉट मैंडेटरी, बट या इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट फर्दर यू कैन मेंशन दीस नंबर्स एज वेल. ओके, so this is your entire part of your three-way handshake protocol. If you have any doubts, feel free to put it in the comments. Okay. Next is your in a TCP connection, the initial sequence number at the client side is 2171. ठीक है, तो हमें एक specific sequence number दिया गया है TCP connection के लिए client side का, that is your 2171. The client opens the connection, sends three segments. तीन segment इस client ने send किए. The second of which carries 1000 bytes of data. Second segment जो है उसमें 1000 bytes of data है. And they close the connection. जो sender था उसने close कर दिया connection को. What is the value of the sequence number in each of the following segments sent by the client? अब sequence number हमें identify करना है हर एक segment का. The synchronized segment, the data segment, and the FIM segment. Okay. So this is the entire solution of it. सबसे पहले given information हमारे पास क्या है कि initial sequence number was 2171. That is your ISN over here. Three segments are sent by the client. ठीक है, तीन segments send किए हैं client ने. The second segment carries 1000 byte and clients open the connection. That means synchronize उसने start कर दिया है and closes it. FIN. Okay. Top sequence number rules. अब यहाँ पे rules कुछ discuss करने हमें. The sequence number of SYN segment is equal to ISN. जो synchronized segment का sequence number होगा, that is equal to ISN. That means तुम्हें ये given है. Synchronized consumes one sequence number. The sequence number of the next segment is equal to previous sequence number plus one. That means next sequence number का next sequence number अगर हमें निकालना है या previous sequence number अगर हमें निकालना है तो हम लोग plus one उसमें कर सकते हैं इसमें. Okay. For a data segment, the next sequence number is equal to current sequence number plus number of bytes of data. अब अगर data segment हमें निकालना है next sequence number का तो हम लोगों को current sequence number में number of bytes of data को add करना होगा. FIN also consumes one sequence number. अब step by step calculation, ISN हमें जो दिया गया है that is 2171. So इसलिए जो हमारा sequence number of synchronization होगा that will be 2171. अब जैसे ही SYN जो है हमारा synchronized bit जो है हमारी वो सेंड हो चुकी है, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा 2171 प्लस 1, दैट इज योर 2172. ओके, डेटा सेगमेंट कैरीज 1000 बाइट्स. सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो करंट सीक्वेंस नंबर है, जो ये करंट सीक्वेंस नंबर आया उसमें अमाउंट ऑफ डेटा बिट्स जो हमारे पास है, डेटा बाइट्स जो है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, दैट इज ऑफ योर डेटा सेगमेंट. फिर FIN सेगमेंट का क्या होगा, सीक्वेंस नंबर ऑफ FIN सेगमेंट इज इक्वल टू नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप. तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस सीक्वेंस नंबर में प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास FIN का नंबर भी आ जाएगा. ओके, so this is your final answer over here. This is the diagram that you can make कि synchronized का synchronized segment का हमारे पास ये sequence नंबर है, data segment का ये आया and FIN segment का ये आया, and then finally हमें acknowledgement मिल रहा है हमारे server के through. Okay, so this is the entire part of your TCP sequence number calculation. Explanation, synchronization consumes one sequence number, data segment uses next sequence number, 1000 bytes increases sequence count by 1000 and FIN uses the next available sequence number. ओके, सो बेसिकली इसमें किया क्या है, हम लोगों ने सबसे पहले नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर निकाला प्लस 1 करके, उसके बाद डेटा सेगमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने जितने अमाउंट्स ऑफ यहाँ पे बाइट्स ऑफ डेटा दिया गया था उसको उस करेंट सीक्वेंस नंबर में ऐड कर दिया, फिर हमें डेटाग्राम का मिल गया, ठीक है, या डेटा सेगमेंट का हमें सीक्वेंस नंबर मिल गया. देन FIN सेगमेंट निकालने के लिए हमने उसमें फिर से प्लस 1 कर दिया. Next is your advantages of TCP sequence number. It ensures reliable communication, order delivery, duplicate detection, and error recovery.
Assume that an application layer protocol is written to use the services of UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर में यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक डेवलपर ने लिख दिया है. कैन द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज द सर्विसेज टीसीपी विदाउट द चेंज? अब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है, जो यूडीपी में लिखा गया, क्या वो टीसीपी को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस? अब यूडीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स, whereas टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके देखा था दोनों के बीच में. UDP characteristics, it is connectionless communication and no acknowledgement mechanism is used. No sequencing use होती है, sequencing नहीं होती, faster transmission होता है and lower overhead इसमें होता है. Applications of UDP include DNS, domain name system, video streaming and online gaming. TCP की characteristics सबसे पहले हम लोग समझाएंगे UDP क्या होता है, TCP क्या होता है, ठीक है. यू कैन इवन ड्रॉ द डायग्राम, देन हम लोग बताएंगे कि क्या एक्चुअल में ये यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकता. कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है, रिलायबल ट्रांसमिशन होती है, फ्लो कंट्रोल यूज होता है, कंजेशन कंट्रोल यूज होता है, यानी HTTP, FTP एंड ईमेल में यूज किया जाता है. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल. यूडीपी एप्लीकेशंस जो है वो क्यों टीसीपी एप्लीकेशंस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं? यूडीपी एप्लीकेशंस आर डिजाइन अज्यूमिंग नो कनेक्शन सेटअप, कि उसमें कनेक्शन सेटअप नहीं चाहिए होगा, रीट्रांसमिशन डिले नहीं होगा, मिनिमल ओवरहेड होगा एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन होगी. जबकि टीसीपी में 3-वे हैंडशेक चाहिए होगा, रीट्रांसमिशन मैकेनिज्म चाहिए होंगे, फ्लो कंट्रोल चाहिए होगा एंड कंजेशन कंट्रोल चाहिए होगा. इसलिए यूडीपी जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारे टीसीपी एप्लीकेशंस पे वर्क नहीं कर सकते हैं या टीसीपी प्रोटोकॉल को नहीं यूज कर सकते हैं. ओके, बिकॉज यूडीपी का डिजाइन वी आर हैविंग डिफरेंट एंड टीसीपी का डिजाइन कंप्लीटली डिफरेंट है. उसके बाद यू कैन ड्रॉ द डायग्राम यूडीपी और टीसीपी का, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था. Okay, this diagram is something that you can draw over here. Required modifications, अगर हमें फिर भी TCP को यूज करवाना है तो application must be modified for connection management, stream based communication, handling acknowledgement and managing the delays. ठीक है, then you can mention the advantages of TCP, UDP and then you can conclude this entire part. Explain TCP header format, differentiate between TCP and UDP over here. Okay, TCP सबसे पहले तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है. UDP तुम्हें एक्सप्लेन करना है. अगेन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स इन दिस एज वेल टू एलैबोरेट योर आंसर ओवर हियर. देन तुम्हें ये डायग्राम बनाना है, दैट इज योर टीसीपी हेडर का फॉर्मेट, कि सबसे पहले तुम्हारे पास सोर्स पोर्ट है, देन योर डेस्टिनेशन पोर्ट है, देन सीक्वेंस नंबर्स आते हैं 32 बिट्स के, देन एक्नॉलेजमेंट नंबर्स आते हैं, देन डेटा ऑफसेट होता है, रिजर्व बिट्स होती है, फ्लैग्स होते हैं, विंडो साइज होता है, चेकसम होता है, ठीक है. दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने यूनिट 2 में डिस्कस किया था. अर्जेंट पॉइंटर यूज होता है एंड ऑप्शंस यूज होते हैं एंड पैडिंग यूज होता है. एंड एक्सप्लेनेशन करना है तुम्हें, अब हर एक चीज का यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है. जो ये 10 पॉइंट्स थे, 10 चीजें जो थे, पैरामीटर्स जो थे तुम्हारी टीसीपी हेडर फॉर्मेट में, उसको एक्सप्लेन कर दो. ये सोर्स पोर्ट जो है, इट आइडेंटिफाइज द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, कहाँ से डेटा जो है वो सेंड किया जा रहा है. डेस्टिनेशन पोर्ट आइडेंटिफाइज द रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोसेस, कहाँ पे डेटा को सेंड करना है. सीक्वेंस पोर्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द डेटा कैरीड इन द सेगमेंट, एक्चुअल में फर्स्ट बिट जो है, ठीक है, फर्स्ट बाइट ऑफ डेटा जो है वो क्या कैरी किया जा रहा है किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट में, उसको मेंशन करता है या पे उसको कैरी करता है ये सीक्वेंस नंबर. एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेक्स्ट बाइट सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर साइड, जो रिसीवर के थ्रू हमारे पास नंबर आएगा, सीक्वेंस नंबर आएगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे कैटर करता है. Data offset indicates the size of TCP header in 32-bit words. Minimum value is equal to 5 and maximum value is equal to 15. That stands for your 60 bytes. Reserved bits क्या होते हैं या reserved चीज की यूज होती है? Reserved for future use should be set to 0. ठीक है. Flags control bits for connection management and control. विंडो साइज किस लिए यूज किया जाता है? नंबर ऑफ बाइट्स द रिसीवर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, कि कितने अमाउंट ऑफ बिट्स जो है वो रिसीवर एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे रिसीव कर सकते हैं. दैट इज योर विंडो साइज. ओके, checksum used for error detection of the header and the data, and urgent pointer used within the urgent flag to indicate the end of urgent data. ओके, देन तुम यहाँ पे फ्लैग्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि डिफरेंट जो तुम्हारे फ्लैग्स है, जो तुम्हारे 9-bit फ्लैग्स यहाँ पे है, वो किस चीज में यूज किए जाते हैं. Key points about the TCP header: minimum header size is 20 bytes, maximum header size is 60 bytes. Sequence and acknowledgement numbers provide reliable and ordered delivery. Flags are used for control and connection management. Window size provides flow control, and checksum ensures error detection. Then you need to mention the difference between your TCP and UDP over here. TCP connection oriented होता है, UDP connectionless होता है. जो points अभी तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे, वही चीजें तुम्हें यहाँ पे मेंशन करनी है. Your TCP is more stream oriented and it is more message oriented. And ये error control को यूज करता है, ये नहीं करता है. ये फ्लो कंट्रोल को भी यूज नहीं करता है, कंजेशन कंट्रोल को भी यूडीपी यूज नहीं करता है. एंड हेडर साइज इन केस ऑफ योर टीसीपी इज 20 बाइट्स, बट इन केस ऑफ योर यूडीपी इज 8 बाइट्स. ठीक है, ओवरहेड जो होता है वो टीसीपी में हाई होता है, यूडीपी में लो होता है. ठीक है, यूज कॉपी किया जाता है. योर टीसीपी इज यूज्ड इन वेब ब्राउजिंग, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, दैट इज अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल.
यूडीपी तुम्हारे डीएनएस टीएफटीपी में यूज किया जाता है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम में यूज किया जाता है, एंड डीएचसीपी एंड वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज किया जाता है. ओके, दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन मेक फॉर टीसीपी एंड यूडीपी. अदरवाइज जो डायग्राम मैंने तुम्हें फ्लैश कार्ड में दिखाया था, यू कैन मेक दिस डायग्राम एज वेल. ओके, so this was your question. Okay, this was your entire part. हम लोगों ने यहाँ पे PY के पेपर्स सारे डिस्कस कर लिए हैं. Next, you can mention the advantages of TCP, advantages of UDP, and you can conclude finally. Okay, so this was the entire part of our PY के पेपर्स as well. कुछ extra concepts हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, and इसी के साथ साथ हम लोगों ने सारी टॉपिक्स यहाँ पे नेटवर्क लेयर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है. And this was the entire part. If you have any sort of doubts, feel free to put it in the comments, and I'll reply back to you as soon as possible. ओके, सो हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट लेयर को कवर कर लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन लेयर. Some money where you're not first, but some other crowd is. Better put your hands up, we didn't settle lines. See us in the